मेरा नाम समरीन है। मैंने बालग होने के साथ ही पर्दा शुरू कर दिया था क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और गोरी भी थी। इसलिए छोटे बड़े सारे ही मर्द मेरे खूबसूरत बदन को बहुत गौर गौर से देखते थे। इसलिए मैंने 15 साल की उम्र से ही बुर्का नकाब पहनना शुरू कर दिया था और स्कूल कॉलेज की तालीम मुकम्मल करते ही मेरे कज़न अरशद से मेरी शादी कर दी गई। राशिद जोंग कंपनी में इंजीनियर थे, लेकिन बदकिस्मती से शादी के 2 महीने बाद ही राशिद का मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया और पाँव टूट गया और सर पर शदीद चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी बातचीत भी बंद हो चुकी थी। जिसकी वजह से वो बिस्तर पर पड़ गए और जॉब जारी ना रख सके। घर में मेरे और राशिद के अलावा सिर्फ रशीद की अम्मा ही थी, मेरी खाला ही थी। घर के अखराजात पूरे करने मुश्किल हो गए थे। मैं सोच रही थी कि जब तक राशिद ठीक नहीं हो जाते मैं खुद जॉब कर लेती हूँ, लेकिन मसला ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश और ख़ूबसूरत थी। बुर्के नकाब के बावजूद अपने हुस्न को छुपा नहीं पा रही थी। जहाँ भी जॉब के लिए जाती मर्द मुझे किसी और ही नज़र से देखते थे। मैं सख्त परेशान थी कि इसी दौरान राशिद के चचा जहांज़ेब अंकल, जो इंग्लैंड में रहते थे, वो पाकिस्तान आए और राशिद के एक्सीडेंट का सुनकर राशिद को देखने हमारे घर आए। जहांज़ेब अंकल की उम्र तकरीबन 50 साल होगी। अभी तक वो इतने फिट और स्मार्ट थे कि 40 के नज़र आते थे। सर के कुछ बाल भी सफ़ेद थे, कद लंबा और उनकी बॉडी बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर की तरह लगती थी। मैं तो उनके सामने बिल्कुल बच्ची नज़र आती थी क्योंकि मेरी उम्र अभी 23 साल थी। कद की तो मैं भी लंबी थी। मैं बहुत स्मार्ट थी उनके सामने। जहांज़ेब अंकल को जब हमारी सारी सूरत हाल पता चली तो कहने लगे कि मैं आप लोगों की एक हेल्प तो कर ही सकता हूँ कि मैं 4 महीने के लिए पाकिस्तान आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पाकिस्तान में भी अपनी 2-3 फैक्ट्रियाँ शुरू करना चाहता हूँ। उनके लिए मुझे ज़मीन देखनी है, उनकी बिल्डिंग बनवानी है, स्टाफ भर्ती करना है और घर तो मेरा पहले ही यहाँ बना हुआ है, तो मुझे घर और किचन के काम के लिए कोई लड़की वैसे भी रखनी थी। तो अगर समरीन आप ये ड्यूटी सर अंजाम दे सकती हो तो इस तरह मेरी ज़रूरत भी पूरी होती रहेगी और आपकी हेल्प भी होती रहेगी। मैं आपको 30,000 महाना देता रहूँगा। 30,000 का सुनकर आंटी तो खुशी से उछल पड़ी। अरे हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं जानज़ेब भाई, हमारी समरीन बेटी के हाथ के बने हुए खाने आप खाएंगे तो इंग्लैंड के खानों को आप भूल ही जाएंगे। लेकिन मैंने कहा, वो अंकल आपका घर तो बहरिया टाउन में है, वहाँ तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं आती जाती, मैं कैसे आया करूँगी। जहांज़ेब अंकल कहने लगे, अरे यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव तो है, मैं खुद तुम्हें अपनी गाड़ी में घर से खुद लेने और छोड़ने आया करूँगा, तुम बिल्कुल टेंशन न लो। अंकल की बातें सुनकर मैं और आंटी बहुत खुशी हो गए और राशिद तो अभी नीम बेहोशी की हालत में थे। डॉक्टर के मुताबिक उनकी जहनी हालत को नॉर्मल होने में 6 महीने लग सकते थे। अंकल ने कहा, अगर आप लोग खुशी से राज़ी हैं तो मैं कल से सुबह 8 बजे समरीन को घर से लेकर जाया करूँगा और 3 बजे वापस छोड़ जाया करूँगा। मैंने आंटी की तरफ देखा तो आंटी ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी और कहने लगी, अरे समरीन बेटी, तुम बेफिक्र होकर चली जाया करो। घर के कामों को, राशिद की ज़रूरतों को मैं खुद ही देखती रहूँगी। और जानज़ेब भाई को कौन सा गैर है, जिस तरह ये राशिद के अंकल हैं तो इसी तरह तुम्हारे भी तो अंकल हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखा करेंगे। राशिद अंकल ये सुनकर बहुत खुशी से खुल उठे और ये कहते हुए चले गए कि कल से सुबह 8 बजे मैं आ जाया करूँगा, आप तैयार रहना। अगले दिन अंकल जानज़ेब सुबह 8 बजे से पहले पहुँच गए थे मुझे लेने के लिए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बुर्का नकाब पहना और अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। लेकिन अंकल कहने लगे, अरे पगली, आगे वाली सीट पर बैठो। मैं बहुत शर्मा रही थी, लेकिन अंकल के इसरार पर मैं अंकल के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। जहांज़ेब अंकल की गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त और आरामदेह थी। एसी चल रहे थे। अंकल ने मुझसे पूछा, समरीन आपने नाश्ता किया है? मैंने कहा, अंकल जी मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर फिर सो जाती हूँ क्योंकि उस वक़्त राशिद और आंटी भी सोए हुए होते हैं। फिर 9 बजे हम जागते हैं और उस वक़्त हम नाश्ता करते हैं। अंकल कहने लगे, नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया, चलो पहले हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हैं फिर घर चलते हैं, क्या ख्याल है आपका? मैंने कहा, ठीक है अंकल जी, जैसे आपको अच्छा लगे। अंकल जी ने एक बहुत बड़े ही शानदार रेस्टोरेंट में मुझे नाश्ता करवाया और साथ जूस वगैरह पीकर हम अंकल के घर बहरिया टाउन पहुँचे। अंकल का घर और घर का सारा सामान भी बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत महंगा था, लेकिन क्योंकि अंकल की बीवी बच्चे भी इंग्लैंड में ही रहते थे, इसलिए इस घर में जहांज़ेब अंकल बिल्कुल अकेले ही रहते थे।
इसलिए तो मुझे घर के काम काज के लिए रखा था। खैर, मुझे सारा काम समझकर अंकल अपने बेडरूम में के अंदर चले गए। 3 बजे मैं सारे काम वगैरह से फारग हुई तो अंकल मुझे वापस घर छोड़ गए। इसी तरह हमारी रूटीन चलनी शुरू हो गई। आज मुझे अंकल के घर चौथा दिन था। मैंने अंकल के बेडरूम की सेट कर रही थी। अंकल अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे कि मेरा दिल यूं ख़राब सा होने लगा और उल्टी आने लगी। मैं भागकर अंकल के बेडरूम वाले बाथरूम में ही चली गई। मेरी हालत देखकर अंकल भी परेशान से हो गए थे। वो मेरी हालत से शायद समझ गए थे कि मैं हामला हूँ। कहने लगे, समरीन कितना वक्त हो गया आपकी शादी को? मैंने कहा, अंकल जी कल तीसरा महीना शुरू हो जाएगा। अंकल कहने लगे, ओ इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। मैं शर्मा के खामोश हो गई और नीचे देखने लगी। जहांजेब अंकल उठकर मेरे पास आ गए और मुझे हाथ से पकड़कर अपने बेड पर बिठा दिया और कहने लगे, अरे पगली गुड़िया, आप मुझे पहले बता देती कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी तक लड़की को बहुत ज़्यादा आराम और केयर की ज़रूरत होती है। इसलिए कल से तुम्हारा कामकाज बिल्कुल बंद है। बस तुमने अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह यहाँ आना है, लेकिन काम कोई नहीं करना। बस 3 बजे यहाँ तक आराम ही करना है, क्योंकि तुम्हारे घर में आपको कौन आराम करने देगा। और हाँ, मैं अपने घर के कामों के लिए भी कोई और खतून रख लूँगा। तुम बस यहाँ आराम करने आया करोगी और इसी बात की तुमको तनख्वाह दूँगा। और ये प्लीज़ मेरे घर में आकर ये नकाब उतार दिया करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ सिर्फ आराम करना है बस। ये कहकर ही अंकल खुद ही मेरा नकाब उतारने लगे। मैं बहुत शर्मा रही थी। जब जानज़ेब अंकल ने मेरे सुर्ख सफ़ेद खूबसूरत चेहरे को देखा तो अंकल बेसाख्ता माशाल्लाह माशाल्लाह कहने लगे। मैं शर्मा भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। अंकल कहने लगे, समरीन आप तो बिल्कुल एक खूबसूरत गुलाब की तरह हो यार, और उम्मीद है आपका बच्ची आपकी ही तरह इंतहाई खूबसूरत हो। मैंने भी मुस्कुरा के आमीन बोल दिया और अंकल भी हंसने लगे। अंकल मेरे बेड पर ही मेरे पास बैठे हुए थे और मेरा सर दबाने लगे और कहने लगे, लेकिन समरीन इन दिनों में आपके शौहर को बीमार नहीं होना चाहिए था। इस वक्त तो आपको और आपके बच्चे को राशिद की बहुत सख्त ज़रूरत थी, वरना बच्चे की नशमा ठीक तरह से नहीं होगी और हो सकता है बच्चा मजूर पैदा हो। मैं ये सुनकर एकदम घबरा गई और उठकर बैठ गई और जानज़ेब अंकल से इसकी वजह पूछने लगी। जानज़ेब अंकल कहने लगे, देखो समरीन, बात तो कुछ ऐसी है कि शर्म की वजह से मैं तुम्हें समझ आ भी नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत और ज़िंदगी का मामला है, इसीलिए बताना भी ज़रूरी है कि देखो समरीन, जब शादी के बाद लड़की हामला हो जाती है तो पहले 4 महीने में बच्चे के जिस्म के अज़ा बनते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट होने के बाद पहले 4 महीने मियाँ बीवी को प्यार करना चाहिए। इसी से बच्चे की नशोनुमा होती है। यही बच्चे के लिए गोया फीड होती है, और अगर बच्चे को तो रोज़ाना ये फीड ना पहुंचाई गई तो बच्चा जहनी और जिस्मानी तौर पर मजूर पैदा होता है। फिर सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ और परेशानी गले पड़ जाती है। अंकल की ये बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी तो जानज़ेब अंकल मुझे तसल्ली देने लगे और मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरने लगे। मैं भी रोते हुए अंकल के कंधे के साथ लग चुकी थी। अंकल मुझे बहुत प्यार करने लगे और मुझे तसल्ली देने लगे कि शायद कुदरत ने इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ मिलाया है और बात यहाँ तक पहुँचा दी है कि आपकी सास खाला के नज़दीक तो अब मेरे घर जॉब कर रही हो, लेकिन असल में तुम्हें अब यहाँ सिर्फ आराम करना है। मैंने रोते हुए कहा, अंकल जी ये तो बहुत ज़्यादा आसान है आपका, लेकिन राशल का तो डॉक्टर ने बताया है कि कम से कम अभी 6 महीने और लगेंगे इनको पूरी तरह नॉर्मल होने में। तो मेरे बच्चे का क्या बनेगा? मैं किसी सूरत भी एक मजूर बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। अंकल मुझे और ज़्यादा लाड प्यार करने लगे और कहने लगे, समरीन मेरे होते हुए आपको किसी भी चीज़ की ज़रा बराबर फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। बस अब तुम रोना बंद करोगी और बिल्कुल पहले की तरह खिले हुए खूबसूरत गुलाब की तरह अपने अंकल को देखोगी। ओके, देखो ज़रा मेरी तरफ। मैं शर्माते हुए मुस्कुरा दी। अंकल ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ़ किए और मुझे अपने सीने के साथ लगाकर कहने लगे, समरीन इसका वाहद और बिल्कुल सीक्रेट हल ये है, अपना ये मसला हल करवाने के लिए मुझे ही ये शहादत सौंप दो। प्लीज़ देखो, मेरी बात का बुरा ना मनाना। ये सब बहुत ही ज़्यादा राजदारी के साथ हो जाएगा और तुमने वैसे भी यहाँ रोज़ाना आना तो है, और इसके बावजूद मैं तुमको तुम्हारी सैलरी देता रहूँगा और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ दूंगा। प्लीज़ अपनी ज़रूरत और मजबूरी की नज़ाकत को समझो। मैं भी अंकल की सारी बातें सुनकर यही महसूस कर रही थी
कि इससे बेहतर और कोई हल नहीं है मेरे बच्चे की सेहत के लिए। इसलिए मैं खामोश हुई और मेरे खामोशी गोया जानज़ेब अंकल के लिए ग्रीन सिग्नल था। थोड़ी देर तक मैं यूं ही अंकल के सीने के साथ लगकर सोचने लगी। इसके बाद मैं शर्माते हुए अंकल जी से ये वादा कर लिया। अंकल कहने लगे, मैं कल बैंक में आपके साथ जाकर आपके नाम का अलग अकाउंट भी खुलवा दूंगा और वापस इंग्लैंड जाने के बाद भी आपकी सैलरी और आपके लिए मज़ीद गिफ्ट की रकम हर महीने भेजता रहूँगा। मैं इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उस दिन के बाद जब तक 4-5 महीने जानज़ेब अंकल पाकिस्तान में रहे, वो मुझे रोज़ाना इसी तरह सुबह 8 बजे घर से पिक करते। पहले हम किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट से नाश्ता करते, जूस पीते और सारा दिन बातें करते और 3 बजे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर जाकर लंच करते। कभी अंकल मुझे शॉपिंग भी करवाते और घर वालों के लिए भी जूस और खाना वगैरह लेकर दे देते थे। अभी चंद दिन पहले ही अंकल वापस अपनी फैमिली के पास इंग्लैंड चले गए, लेकिन हम दोनों का ये एग्रीमेंट हो चुका है कि अंकल हर महीने मेरे अकाउंट में 30-40 हज़ार रुपये भेजते रहेंगे और हर साल 3-4 महीने के लिए अपनी समरीन के लिए पाकिस्तान भी आते रहेंगे।